वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वैसे तो देखो ये स्टॉक में मतलब एक्सपर्ट्स का अपना अलग ओपिनियन है, पर ये कंपनी अब फिलहाल हम बात करें रिलायंस ग्रुप की, अनिल अंबानी वाले रिलायंस ग्रुप की। ये जो अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनीज़ है ना, ये पिछले कुछ दिनों से मतलब मेरा 1 डेढ़ साल 2 साल से आप देख रहे हैं फोकस में, चाहे वो आर पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो, या फिर रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस होम फाइनेंस हो, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज अब बहुत ज़्यादा फोकस में है। कोई कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, कोई कंपनी मर्जर कर रही है, कोई कंपनी की कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ कंपनी का डेट कम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आ रही है। अब ऐसी एक कंपनी है जिसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। अगर आपके पास स्टॉक है कॉमेंट करके बताना। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपये स्टॉक का प्राइस। आज की गिरावट क्या है क्या नहीं है इसको ज़रा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो न्यूज़ पर रहेगा, और उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर उसका रहेगा। हाँ, ट्रेंड ज़रूर देख लीजिएगा। अब पिछले 6 महीने में स्टॉक फ्लैट है, कंसोलिडेशन है। वहीं पिछले 1 साल में सेम फ्लैट कंसोलिडेशन है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इसका मार्केट कैप देखेंगे 9000 करोड़ के समथिंग का है। आरओसी लेकिन आरओई इसकी नेगेटिव में है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। चलो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इस स्टॉक में ऐसा क्या है जो इसकी न्यूज़ आई है उसके बेस पर स्टॉक में क्या होने वाला है। कमाल की न्यूज़ है। अगर आप शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, या आप इस स्टॉक को बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। क्या है न्यूज़, चलिए देखते हैं। आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है अप स्टॉक्स के साथ, जहां पर मिलता है आपको टाटा ग्रुप का भरोसा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा 5 मिनट के अंदर, वो भी फ्री में इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। क्या न्यूज़ है देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट पढ़ लीजिएगा, 10 मार्च, यानी कि कल की न्यूज़ है ये। तो क्या थी न्यूज़, पहले ये देख सकते हैं आप। अनिल अंबानी की इस कंपनी का हो रहा मर्जर, खबर आती निवेशक मायूस, शेयर बेचने की होड़। मैंने कहा था स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा इस न्यूज़ का। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है और आज भी स्टॉक में गिरावट है। अब ये नुकसान वाली न्यूज़ है या फ़ायदे वाली, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी देखते हैं क्या मैटर है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में सोमवार को भी गिरावट देखने को मिली और आज मंगलवार को भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों है गिरावट? ये गिरावट अपनी सहायक कंपनी यानी कि इसकी जो सब्सिडरी है उसके साथ मर्जर करने की इसने घोषणा की है। दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8 मार्च को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने उस दिन हुई बैठक में कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड RVL, यानी कि उसकी जो सब्सिडरी है जिसमें 100% स्टेक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो है रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड। यानी कि रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दोनों जो है वो मर्ज होने वाली हैं, तथा उससे संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की योजना को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें RVL और रिलायंस इंफ्रा के साथ विलय करने पर प्रावधान होगा। वास्तविक विलय को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से मंजूरी मिलना बाकी है, जो कि मिल जाएगी NCLT से मंजूरी। कोई इतना बड़ा इशू मुझे तो नहीं लगता है, मिल ही जाएगी आराम से। क्या है डिटेल? RVL ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और संबंधित इंफ्रा प्रोजेक्ट की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी के अनुसार विलय से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग एफर्ट में सुधार करते हुए ग्रुप संरचना का युक्ति संगत और समेकित किया जाएगा। प्रस्तावित सौदे से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब मैं आपको सीधे तौर पर बताऊँ क्या है मैटर। ये भाई सीधी सी बात है, रिलायंस इंफ्रा की एक सब्सिडरी है, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करती होगी, सीधी सी बात है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि हम भाई एक तरफ हमारे पास 2 कंपनीज है, एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी हमारे पास रिलायंस ये जो रिलायंस वैलिडिटी RVL, ये 2 कंपनी है। अब हमें इन दोनों कंपनी को चलाने के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग खर्च करना पड़ता है, RVL पे अलग करना पड़ता है। अब ये दोनों एक साथ हो जाएंगी तो हमारा खर्चा भी जो है वो दोनों का एक साथ होगा, यानी कि वही कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। कॉस्ट सेविंग के एफर्ट में सुधार के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये तो कंपनी को है, शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा है उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि इससे शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पर ये आता है, भाई मेरे पास जो है फिलहाल के लिए रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक है, ठीक है। अब रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक है तो क्या मेरे पास RVL
जो कि कंपनी है वो भी इसमें डीमर्ज होगी, तो मेरे पास क्या आरवीएल के भी स्टॉक होंगे या मतलब रिलायंस इंफ्रा का प्राइस बढ़ जाएगा, क्या सिस्टम है? काफ़ी सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे। चलिए मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ आपको सारा। पहले यहाँ पर देखते हैं और भी कुछ है, यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बताया गया और कुछ नहीं, जो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। देखो समझो इस चीज़ को, ये जो आरवीएल है ये ऑलरेडी किसकी, रिलायंस इंफ्रा की कंपनी है, ठीक है। अगर आरवीएल अलग से लिस्टेड होती और आरवीएल और रिलायंस इंफ्रा दोनों मर्ज होते, तो जो आरवीएल का प्राइस है और जो रिलायंस इंफ्रा का प्राइस है, इन दोनों का ऐड होके वो स्टॉक का प्राइस आपके पास शो होता है। यानी कि मान लो रिलायंस इंफ्रा का प्राइस 100 रुपये है, आरवीएल का प्राइस भी 100 रुपये और ये दोनों मर्ज हो गई, तो फिर आपके पास एक कंपनी होती, दोनों मर्ज होने के बाद एक कंपनी बनेगी, रिलायंस इंफ्रा या आरवीएल कुछ भी बनती, तो वो आपका स्टॉक का प्राइस 200 रुपये हो जाता, ये होता। नहीं तो अगर ये कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, पहले से इसकी सब्सिडरी है और ये इसी में इंक्लूड है सब कुछ, तो भाई हिस्सा तो उसी कंपनी का है ना, ये रिलायंस इंफ्रा का ही। अलग से लिस्टेड होगी तो उसकी वैल्यू इसमें ऐड होगी, इसमें प्रमोटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि पहले भी रिलायंस इंफ्रा के प्रमोटर के पास ही आरवीएल है और अभी भी रहेगी। बस ये कंपनी के कुछ कॉस्ट कटिंग को लेकर यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखो ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस न्यूज़ से स्टॉक के मतलब प्राइस पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे चलता है, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, पर मुझे इससे कोई मतलब प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। बाकी हो सकता है देखो मैं गलत हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपना अपना ओपिनियन होता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी कुछ डेटा हम ज़रूर देखेंगे इसका, थोड़ा सा स्क्रॉल करके, जैसे कि आप सबसे पहले तो कॉन्स देख लो कितने ज़्यादा हैं और प्रोस देख लो, थोड़े से ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप रिजल्ट देखेंगे तो भाई इस क्वार्टर में लॉस है। ओवरऑल आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि पिछले 3 सालों से लॉस मेकिंग चल रही थी। पीछे 2 साल इसमें प्रॉफिट रहा, फिर उससे पहले भी यहाँ पर लॉस रहा, फिर उससे पहले प्रॉफिट रहा, फिर यहाँ पर अब देखोगे कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का एक फिक्स मतलब प्रॉफिट नहीं है जनरेट कर पा रही है कि भाई हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलता है, कभी लॉस हो जाता है कभी प्रॉफिट हो जाता है। यही सबसे बड़ी नेगेटिव बात है इस कंपनी को। इस तरह की कंपनी से जो स्पेशली बिगनर्स हैं, जो मार्केट में नए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, मैं इसीलिए इस तरह के स्टॉक से दूर रहने की सलाह देता हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि इस तरह के स्टॉक से आप दूरी बना के रखो। सेल्स ग्रोथ कुछ भी खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ शो ही नहीं हो रहा है, चलो लास्ट ईयर का शो हो रहा है, बाकी शो ही नहीं हो रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यार 5 साल में 76% का सीएजीआर है, बहुत कमाल का है, मतलब अच्छा रिटर्न देती है। हाँ हो सकता है, लेकिन कभी कभी रिटर्न देती है, कभी कभी रुलाती भी है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ख़राब, मतलब ये डेटा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बैलेंस शीट में 6,738 करोड़ का डेट, हालांकि बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, यहाँ पर 25,000 30,000 करोड़ से भाई 6,000 का रह गया है। इसके अलावा रिजर्व्स भी घट गए, आधे हो गए, 12,200 बचे हैं जो 25,800 हुआ करते थे। लेकिन फिक्स एसेट आप देखोगे तो यहाँ पर 17,000 है जो 11,000 हुआ करते थे बीच में, लेकिन भाई 40,000 करोड़ के फिक्स एसेट थे जो भी 17,000 के रह गए हैं। भाई अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो ठीक है, बुरी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बैलेंस शीट है इसकी। तो यहाँ पर रिस्क भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोच समझ के स्टॉक में जाना। शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ 16% प्रमोटर की होल्डिंग, लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, प्रमोटर 5% से 16% तक आ गए। इवन बीच में तो ये 18.5% पहुँच गए थे, बाद में इन्होंने घटाया है। देखो भले ही प्रमोटर ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी भाई मतलब 16-16.5% प्रमोटर की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं होती है। कन्फ्यूज़ FII 9% क्यों, 1.5% DI क्यों, सबका अपना ओपिनियन है भाई। आपको लगता है तो आप भी चले जाओ, पर मैं तो सिर्फ FII DI के डेटा, सिर्फ FII DI के डेटा के बेस पर एंट्री के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी का 73% तो पब्लिक के पास ही है। अब आप कंपेयर कर लो 1.34% और 9% इसके मार्केट कैप का कितना बैठता है, और FII के लिए इतना पैसा लगाना क्या कोई बहुत बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है FII के लिए सब इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो मैं आपको ईयरली में मतलब ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछा जाए तो भाई मैं सीधे सीधे तौर पे कहूँगा इसके टेक्निकल को देख लो चाहे कुछ भी देख लो, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। और इस न्यूज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। मतलब कुल मिला के सीधे सीधे तौर पे कहूँ तो स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है ऐसे ही नॉर्मली परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ दिनों में, देख लेना आप यहाँ पर। हाँ एक चीज़ अच्छी है, वॉलेटिलिटी हाई है, स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, और जब नीचे आता है तो भाई ऊपर भी जाएगा, ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट है।
रिस्क होगा, रिस्क नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप समझ जाइएगा। जब भी स्टॉक नीचे आता है तो ऊपर भी जाता है, लेकिन एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना कुछ भी करने से पहले, या फिर आप खुद से रिसर्च कर लेना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भी डाउट है, कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस मर्जर से इस कंपनी को फ़ायदा है या नुकसान है, ये कमेंट करके बताइएगा। किन किन लोगों के पास है और कौन कौन लोग इस लेवल पे एंट्री करने का प्लान करेगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।